सागर नाउ यू आर होस्ट, कोई आए तो एंटर करते रहना, ठीक है। अभी तक आप जो पढ़े हो वो है मेथड्स ऑफ प्राइमरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा की जो मेथड्स है वो डायरेक्ट इंक्वायरी, इनडायरेक्ट इंक्वायरी और मेथड ऑफ क्वेश्चनर, ऐसे 3 मेथड होती है। अब जो मेथड ऑफ क्वेश्चनर जो है उसके बारे में आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि मेथड ऑफ क्वेश्चनर के बारे में, ठीक है। तो अब ये जो मेरा है प्राइमरी का ही, सर आपका वीडियो पॉज है। मतलब रुक देखने दें, वीडियो पॉज यानी यहाँ पर हाँ अब आया। चलो मेथड ऑफ क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। मेथड ऑफ क्वेश्चन में क्या होता है, लिस्ट ऑफ लॉजिकली अरेंज क्वेश्चंस इज मेड a list of logically arranged questions is made, okay। अब इसके बारे में मैं आपको क्या कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। मेथड ऑफ क्वेश्चन है, तो मेथड ऑफ क्वेश्चन में क्या होता है, अ लिस्ट ऑफ लॉजिकली अरेंज क्वेश्चंस अंडर द स्टडी इज टू बी मेड। आपको जिस इसका इंक्वायरी करना है तो उसके बारे में एक लिस्ट क्वेश्चंस की बनाई जाती है जिसको लॉजिकली अरेंज करना है और बनाना है, और उसी को क्वेश्चनर कहते हैं। जैसे कि आप सारे बच्चों को मैं बता दूं, तो मैंने जो आपको गूगल फॉर्म भेजा था, तो वो गूगल फॉर्म क्या था, नथिंग। वो गूगल फॉर्म यही इसी का एक पार्ट था, मेथड ऑफ क्वेश्चनर का ही पार्ट था। मैंने जो अपने दिशा इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको गूगल फॉर्म में बना के अपने नीलकंठ अपने जो दिशा ग्रुप में भेजा था, तो ग्रुप में भेजा था क्यों, क्योंकि सारे बच्चे फिलअप करे। तो वो क्या था, एक क्वेश्चन है। हाँ अभी भी आप में से काफी सारे कुछ बच्चों ने फिलअप नहीं किया है फॉर्म, अगर किसी के पास नहीं है तो मैं वापस आज सेंड कर दूंगा। फॉर्म फिलअप कर दीजिए, क्लास के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो रजिस्ट्रेशन के तहत उसको फॉर्म फिलअप करना कंपलसरी है। क्योंकि जैसे आप फीस फिलअप कर पे मुझे करोगे, आपको फीस भी अभी चुकानी है, चाहे कैश से, पेटीएम से, गूगल पे से, फोन पे, जिस तरह से आप चुकाना चाहो ऑनलाइन से, हर एक तरीके से मैं तो पेमेंट रिसीव करता हूँ। तो आपको जिससे मुझे फीस चुकाओगे, तो देखो अब फीस तो आप किसी भी तरह से चुका सकते हो, फोन पे, गूगल पे, ऑनलाइन पे। अब आपको क्वेश्चन होगा, सर हमने आपको फीस तो चुका दी, अब आप रसीद देने हमारे घर पे आओगे? नहीं, मैं रिसीव देने आपके घर पे नहीं आऊंगा, ऑनलाइन आपको ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पे रिसीप्ट आ जाएगी। वो कैसे आएगी, तो उसी का मेरा एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के जरिए आएगी। तो उसके लिए मुझे चाहिए आपके डेटा, तो इसलिए मैंने आपको गूगल फॉर्म बना के भेजा है। वो सारे डेटा मैं कॉपी पेस्ट करके सॉफ्टवेयर में डाल देता हूँ, ताकि ऑटोमेटिकली जैसे आप मुझे फीस किसी भी माध्यम से पे करते हो, तो आपको रिसिप्ट जनरेट होकर सीधा आपका व्हाट्सएप, आप ईमेल बोलो तो ईमेल, आप एसएमएस जो बोलो उसके अंदर आपको पूरा डिटेल्स आ जाता है, और मेरे डेटा में रिकॉर्ड में भी रहता है, पूरा एक मैनेजमेंट का वो हिस्सा है। तो सबको फॉर्म फिलअप करना कंपलसरी है और फीस भी पे करना। तो अब वो जो मैंने फॉर्म जो बनाया था, तो आप देखो तो फॉर्म के अंदर क्या था, क्वेश्चंस थे, लॉजिकली अरेंज क्वेश्चंस थे। तो क्वेश्चन में क्या होता है आपको पता है ना, कि भाई पहले आपका नाम, फादर का नाम, सर नेम, फिर आपका मोबाइल नंबर, फादर का मोबाइल नंबर, मदर का मोबाइल नंबर, और आपका एड्रेस। तो मुझे इसी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो लिस्ट ऑफ लॉजिकली अरेंज क्वेश्चंस इज मेड, और ये जो लॉजिकली अरेंज क्वेश्चन है उसी को मेथड ऑफ ए क्वेश्चनर बोलते हैं। अब इसके अंदर जो होता है कि भी मेथड ऑफ क्वेश्चनर के अंदर डेटा कलेक्ट करने के 2 रास्ते होते हैं, क्वेश्चनर बाय पोस्ट एंड क्वेश्चनर बाय एन्यूमरेटर्स। पर सबसे पहले तो आइडल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फॉर आइडल क्वेश्चनर। आइडल क्वेश्चनर कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ आइडल क्वेश्चनर कैसी होनी चाहिए।
क्वेश्चन आर के आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होने चाहिए? सबसे पहले तो एक कवरिंग लेटर और एप्रोप्रिएट टाइटल, हाँ जैसे कि मैंने जो आपको क्वेश्चन आर भेजी तो क्वेश्चन आर में ऊपर टाइटल था दिशा रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिशा इंस्टीट्यूट, तो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म और टाइटल था तो आपको तुरंत उससे पता लग जाता था कि आप ये ट्यूशन क्लास का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो एक टाइटल एप्रोप्रिएट टाइटल दे दीजिए ताकि पढ़ने वाले को समझ में आए। अब जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन एज मिनिमम एज पॉसिबल, बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं रखने हैं, बहुत कम क्वेश्चन भी नहीं रखने हैं। और जो क्वेश्चन है consistent, it should be consistent with the purpose of inquiry. जो हमारा इंक्वायरी उसके कंसिस्टेंट होने चाहिए। क्वेश्चन शुड बी सिंपल शॉर्ट होने चाहिए, अंडरस्टैंडेबल मैनर में होने चाहिए, अनएम्बिगियस नहीं होने चाहिए, डबल मीनिंग नहीं होने चाहिए, लॉजिकली अरेंज होने चाहिए। पर्सनल लाइफ के क्वेश्चन जो है वो अवॉइड करने चाहिए। फ्री फॉर्म कैलकुलेशन से फ्री होने चाहिए और आंसर यस और नो में होने चाहिए। रिमोट पास्ट वाले क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। तो देखो ये बच्चों मैंने क्या लिखा है, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर आइडियल क्वेश्चनर। आइडियल क्वेश्चनर कैसी होनी चाहिए, तो उसको एक एप्रोप्रिएट टाइटल देना चाहिए। जैसे कि एक क्वेश्चनर का मैं आपको बता रहा हूँ, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 7 में आपको दिया गया है, देखो एरा, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें देखो मैंने अंगूठा रखा, ये है टाइटल, ठीक है। कभी अ स्पेसिमेन क्वेश्चनर फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑफ स्टडी हैबिट्स ऑफ 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट ऑफ गुजरात स्टेट। तो ये क्या है टाइटल, मैंने पहले लिखा है क्या, एप्रोप्रिएट टाइटल शुड बी गिवन। तो टाइटल देने से क्या होता है, जो भी क्वेश्चनर पढ़ता है उसको पता लग जाता है कि ये क्वेश्चनर बनाने वाले का पर्पस क्या है। फिर इस तरह से क्वेश्चनर बनती है, नेम ऑफ स्टूडेंट, सेक्स फीमेल मेल, प्लेस विलेज डिस्ट्रिक्ट स्कूल, not taking government grant or taking government grant, stream art commerce science other, medium of study English Gujarati और other, school timing so on so on, ऐसे टोटल 12 क्वेश्चंस। तो इस तरह के क्वेश्चनर होती है जिसमें सबसे पहले टाइटल यानी हेडिंग्स दिया जाता है बच्चों। सो अब आपको जो ध्यान में रखना है वो स्टूडेंट कि भी आपको जो ध्यान में रखना है वो क्या रखना है कि एप्रोप्रिएट टाइटल देना है। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी मिनिमम एज पॉसिबल। क्वेश्चंस जो है वो मिनिमम रखने, मिनिमम मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं रखने हैं, बहुत कम क्वेश्चन भी नहीं रखने हैं। यानी कि अब सिर्फ 3 ही क्वेश्चन होंगे तो 3 क्वेश्चन में मैं क्या पूछूंगा कि आपका नाम क्या है, फादर का नाम क्या है, सरनेम क्या है, हो गए 3 क्वेश्चन तो खत्म। अब इससे मुझे क्या मतलब सॉल्व हुआ। अब देखो मैंने 10 क्वेश्चन आई थिंक रखे थे कि जिसमें मुझे चाहिए सारे डेटा आ गए, लेकिन अगर मैं 50 क्वेश्चन पूछता अंदर रखता तो आप सारे बोर हो जाते, आप मुझे क्वेश्चनर फिलअप करके नहीं देते। क्यों, आप खुद सोचते सर अब इसमें आपने लिखा है आपके बड़े भाई का नाम, छोटे भाई का नाम, बड़ी सिस्टर का नाम, छोटी सिस्टर का नाम, चाचा का नाम, चाची का नाम, मामा मामी फूफा फूफी, अब सर इन सब का आपको क्या काम है भाई। क्वेश्चन होगा ना, अगर मैं 50 क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन में आपको फिलअप करके दे दिए तो 50 क्वेश्चंस आपको फिलअप करने हैं जिसमें आपके सारे पूरी फैमिली का डेटा आपको देना है, तो आपको भी दिमाग में एक बार होगा तो इन सब चीजों का क्या मतलब है यार कि मेरे चाचा चाची मामा मासी आप क्या करोगे, इनका उनके लड़के क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो इन मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन एज मिनिमम एज पॉसिबल, क्वेश्चन शुड बी कंसिस्टेंट विद द पर्पस ऑफ इंक्वायरी।
जो इंक्वायरी का पर्पज है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, इररिलेवेंट क्वेश्चन मत पूछो। जैसे कि मैंने आपके फादर का, मम्मा का जो मोबाइल नंबर मांगा, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट की ट्यूशन रखनी है, उसका टिक मार्क चेक बॉक्स रखा, तो इट इज रिलेवेंट विद द क्वेश्चन है। बट अगर मैं वहां पर रखूं कि आपके मामा का फोन नंबर क्या है, आपके मामा का बच्चा क्या कर रहा है, तो क्या कौन से कक्षा में पढ़ रहा है, तो दिस इज नॉट रिलेवेंट, इट इज नॉट कंसिस्टेंट विद माय पर्पस ऑफ माय इंक्वायरी। कि सर आप हमारे ट्यूशन क्लास का जो फॉर्म फिलअप कर रहे हो, तो उसमें तुम्हारे मामा जो दिल्ली में रहते हो उनका लड़का क्या कर रहा है, क्या मतलब है? इट इज नॉट कंसिस्टेंट विद पर्पस ऑफ माय इंक्वायरी। सो क्वेश्चंस शुड बी कंसिस्टेंट विद द पर्पस ऑफ इंक्वायरी। आपका इंक्वायरी का जो पर्पस है उससे साथ में मिलता हुआ ही क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन सिंपल, शॉर्ट एंड अंडरस्टैंडेबल मैनर। क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कि सामने वाला उसको समझ में आए। ऐसे मतलब उसका डबल मीनिंग में क्वेश्चन मत पूछो कि सामने उसके दो मीनिंग निकलते हो। एकदम सिंपल, शॉर्ट, अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन शुड बी लॉजिकली अरेंज। अब सबसे अच्छी बात, बड़ी बात क्या है, क्वेश्चन लॉजिकली अरेंज करने होने चाहिए। और लॉजिकली अरेंज करना मतलब क्या, तो इसके लिए चलो एक एग्जांपल देता हूँ कि मुझे एक इंक्वायरी करना है, और वो इंक्वायरी करने के लिए मैं चंद्रेश को मैं भेजना चाहता हूँ। चलो चंद्रेश मेरे लिए क्वेश्चन लेके इंक्वायरी करने जाएगा। यस सर। हाँ चलो चंद्रेश जाएगा। मैंने चंद्रेश इसी क्वेश्चन मैंने बनाई, ठीक है। अब बना के इसको मैंने प्रिंट आउट ले लिया। अब प्रिंट आउट लेके मैंने एक क्वेश्चन चंद्रेश को दी और बोला इसको फिलअप करके लेके आना है। चंद्रेश जाएगा। आप सबसे पहले अपनी बाजू वाली सोसाइटी में, चंद्रेश आपकी बाजू में कौन सी सोसाइटी है? हरगोवन पार्क। कौन सी? हरगोवन पार्क। हरगोवन पार्क, ओके। अब चंद्रेश हरगोवन पार्क के जो पहला मकान है, पहले बंगला जो है, वहां पर चंद्रेश गया और फिर क्वेश्चन फिलअप करने गया। चंद्रेश ने सबसे पहले बेल बजाई। अब जैसे ही घंटी बजाई तो एक लेडीज ने दरवाजा खोला। अब नॉर्मली है कि भाई कोई भी अननोन पर्सन होगा तो लेडीज ऐसा नहीं कहेगी आइए आइए, वो दरवाजे पे ही खड़ी रहेगी, आपको ना ही अंदर बुलाएगी ना ही आपको बाहर भेजेगी, आपको वैसे ही खड़ा रखेगी और पूछेगी चंद्रेश सबसे पहले क्या काम है, क्यों आए हो? तो चंद्रेश बोलेगा कि ये देखो, ये सर ने ये जो क्वेश्चन है ना, ये फिलअप करने के लिए मुझे भेजा है, तो क्वेश्चन फिलअप करनी है। मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, आपको आंसर देने जो मुझे यहाँ लिखने हैं। ओके, तो लेडीज ने कहा ओके पूछो। चंद्रेश ने पूछना स्टार्ट कर दिया और लिखना स्टार्ट कर दिया कि मैम आपका नाम क्या है, सेक्स में टिक लगा दिया, मेल फीमेल में। जो फिर जो क्वेश्चन है इससे चंद्रेश क्वेश्चन तो पूछता गया। फिर अब एक क्वेश्चन का चंद्रेश ने पूछा, मैम आपके कितने बच्चे हैं? मैंने कहा मेरे दो बच्चे हैं, देखो ये रहा लड़का और ये रहा लड़की, ठीक है। मैंने दो लड़का लड़की दिखा दिए चंद्रेश को, मेरे दो बच्चे, ये लड़का और ये लड़की। फिर चंद्रेश ने क्वेश्चन पूछा, मैम आपकी शादी हो चुकी है? चंद्रेश, हाँ अब वो सर। लेडीज क्या करेगी, बोल। मेरे को निकाल देगी कि चलते उनसे। चंद्रेश, सर निकाल देगी घर से कि चल निकल तू इधर से पहले। अरे सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोल। सर मेरे को निकाल देगी घर से। जूते मार के निकालेगी। सबसे पहले तो अपने हाँ। पैर का जूता लेके कि साले बेवकूफ, बोल रहे हो मेरे दो बच्चे, लड़का है लड़की दिखा रहा हूँ, दिखा रही है तुझे, और तू मुझे पूछता है कि आपकी शादी हुई कि नहीं हुई है? तो पड़ोसी के बच्चे थे, शादी नहीं हुई तो तुझे भगा देगी। क्या गलती क्या हुई चंद्रेश? क्वेश्चन शुड बी लॉजिकली अरेंज। आपने क्वेश्चन को लॉजिकली अरेंज ही नहीं किया। पहला क्वेश्चन आपका क्या होना चाहिए, क्या पूछना चाहिए तुझे पहले? कि आपकी शादी हुई है कि नहीं, बाद में बच्चे वाले का पूछना। हाँ, और फिर क्या पूछना चाहिए? बाद में बच्चे कितने हैं वो पूछना चाहिए। आपके कितने बच्चे हैं? अब मैंने चंद्रेश को दोबारा सिखा के भेजा, देख चंद्रेश, सबसे पहले जाके ये पूछने का आपकी शादी हो गई है कि नहीं है, फिर बाद में पूछने का आपके कितने बच्चे, उससे पहले नहीं पूछने का, अरेंज करके पूछना तू। चंद्रेश बोले ठीक है सर, अब गलती नहीं होगी, अब कहीं से धक्का करके मैं वापस नहीं आऊंगा। वापस दूसरे बंगले में गया, चंद्रेश ने घंटी बजाई, वापस दरवाजा खुला, एक लेडीज बाहर आ गई, पूछा क्या काम है? चंद्रेश ने वही बताया, देखो ये सर ने भेजा है, क्वेश्चन फिलअप करनी है, मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा। लेडीज बोले चलो पूछो। चंद्रेश वही सबसे पहले तो शुरुआत की, मैम आपका नाम क्या है ना,
और मेल फीमेल में टिक लगाया ना, सब पूछने के बाद फिर वापस सर ने बोला था इस बार तो चंद्रेश गलती नहीं करूंगा, चंद्रेश इस बार गलती नहीं करेगा। चंद्रेश ने पूछा मैम आपकी शादी हो गई कि नहीं हो गई है? तो मैम ने कहा जी बिल्कुल नहीं, मेरी शादी अभी नहीं हुई है, मैं अभी कुंवारी हूँ। मैम आपके कितने बच्चे हैं? चंद्रेश वापस अब क्या खाएगा बोल। डंडे खाऊंगा अब तो, डंडे डंडे। बस झाड़ू का झाड़ू खाएगा, जूते खाएगा। क्यों? आप बोलेगा सर आपने बोला लॉजिकली अरेंज करके जा, इस बार तो लॉजिकली अरेंज करके गया था तो भी जूते खाने पड़े, आपको क्वेश्चन बनाने नहीं आते। तो मैंने क्या कहा, क्वेश्चन लॉजिकली अरेंज, और दूसरा क्वेश्चन पूछने में थोड़ा विवेक आपको रखना है कि अगर आपने वो लेडीज ने आपको बताया कि शी इज अनमैरिड, देन डू नॉट आस्क कि भैया उनको कितने बच्चे हैं। वो कैरिंग मैरिड ही मैरिज ही नहीं किए, कहाँ से बच्चे होंगे? बट फिर भी आपने तो पूछ रहा था सर नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन में लिखा था कितने बच्चे हैं, मैंने तो पूछ लिया कितने बच्चे हैं। तो कहने का मतलब क्वेश्चन शुड बी लॉजिकल ऑर्डर, क्वेश्चन जो है लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करके रखना है और उसी तरह से पूछना है। अगर अरेंज किए बिना पूछे तो ठीक है। पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन मत पूछो चंद्रेश, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछने के। तुझे वो लेडीज ने बोला, चंद्रेश ने पूछा मैम आर यू मैरिड? मैम ने बोला नहीं आई एम नॉट मैरिड। अब चंद्रेश पूछ रहा है आगे, क्या पता है, सुनना बच्चों ध्यान से। चंद्रेश क्या पूछ रहा है उस लेडीज को, आपने मैरिज क्यों नहीं किए? अब तक कोई अच्छा लड़का नहीं मिला आपको तो मैरिज ही नहीं किए। चंद्रेश बोल क्या हालत होगा? निकाल देंगे, घर से पहले निकाल देंगे। तो फिर है प्राची, बोलो चंद्रेश कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। प्राची आर यू हियर? यस सर। हाँ देख चंद्रेश कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, यार मार खा के आएगा कि नहीं? हाँ सर पक्का। पक्का मार खा के आएगा ना, बोलो। तो क्या भाई पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन मत पूछो। अब चंद्रेश ने तो पूछ डाला मैम क्यों मैरिज नहीं किया, अब तक कोई लड़का नहीं मिला, कुंवारी क्यों बैठी हो? तो अब ऐसा पूछेगा तो पक्का चंद्रेश झाड़ू खा के आएगा। पर्सनल लाइफ से क्वेश्चन मत पूछो। रिमोट पास है नहीं, बहुत के दूर के पास्ट के भूतकाल के क्वेश्चन मत पूछो। जैसे कि भाई मित्तल को मैं पूछूं, मित्तल आपको याद है स्टैंडर्ड 1 में आपके कौन कौन से टीचर पढ़ाते थे, स्टैंडर्ड 2 में कौन कौन से टीचर पढ़ाते थे? याद है आपको कुछ सारे टीचर्स के नाम? स्टैंडर्ड 1 से लेके तो 10 में भी टीचर्स के नाम याद है? टीचर के नाम, हाँ सर एक टीचर का नाम याद है। एक का नहीं, मैं तो सबके बोल रहा हूँ कि सारे टीचर्स के नाम याद है कि स्टैंडर्ड 1 ना से सर, लेके स्टैंडर्ड 12 में सारे बच्चों के? ना सॉरी, सर, सारे टीचर्स के, बच्चों के तो बिल्कुल याद नहीं होंगे, सारे टीचर्स के नाम याद है? ना सर। हाँ, क्यों याद नहीं है? क्योंकि आप बहुत छोटे थे तब। क्योंकि मित्तल जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी तब करीबन 5 इयर्स की होगी आई थिंक, सेकेंड में आई तब 6 ईयर की थी सर, तब तो मैं छोटी सी नन्ही मुन्नी बच्ची थी, तो मुझे तो कुछ याद नहीं है कि मेरे फर्स्ट स्टैंडर्ड में एक आध दो टीचर का याद है। अरे आपके बाजू में जो लड़का लड़की बैठते थे ना उनके में से बहुत कम के नाम याद होंगे, जो अभी एट प्रेजेंट आपके पास है उनके याद होंगे। ये जो स्टैंडर्ड 1 से लेके 10th में अब तक आपके साथ में ही बैठे हैं तो उन सबके नाम तो आपको पता ही है, लेकिन जो छूट गए मतलब दूसरी स्कूल में चले गए या आप दूसरी स्कूल में आ गए तो उन बच्चों के नाम आपको पता नहीं होंगे कि स्टैंडर्ड 1 में वो कौन बाजू में बैठता था, वो कौन लड़का था, वो कौन लड़की थी, शैतान था, शैतानियां करते थे। तो सब भूल क्यों? क्योंकि बहुत दूर का हो गया सब, 10 साल पुरानी बात पूछ रहे हो। हम 5 साल के जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे, आज 15-16 साल के हो गए, 10 साल पे हो तो इतने छोटे भूल गए। तो रिमोट पास्ट, दूर के पास्ट के क्वेश्चन मत पूछो। मैंने तो सिर्फ 10 साल की बात की, जैसे कि आज मेरी एज 43 है, मतलब आपके पापा मम्मा की भी एज 43, 44 या 45 के आसपास होगी, आप सबके मम्मा पापा का एज 45 के करीबी होगा, क्योंकि मेरी यशु भी 9th में है, यानी कि 1-2 साल इधर उधर तो 45 के आसपास होगा आपके मम्मा पापा के। अब अगर आपके मम्मा पापा को, आपके मम्मा के जाके पूछो ना पापा को जाके कि पापा पापा अब फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे वहां से तो 10th स्टैंडर्ड के आपके सारे टीचर्स के नाम बताइए, बोलो होंगे आपके पापा को याद? ना सर, हाँ के ना? ना हमको युग, याद है तो कहाँ से होंगे? युग याद होंगे बेटा? वॉल्यूम कम है।
नो सर। हाँ क्यों? पापा क्या कहेंगे, तो बेटा तू तो मुझे कितने 38 साल पहले की बात कर रहा है, अभी मुझे 43 हुए, मैं 5 साल का तब पहली कक्षा में था, यानी कि आज से करीबन 38 इयर्स पहले मैं पहली कक्षा में था। तो पता नहीं यार, एक भी टीचर्स के नाम याद नहीं है। वो रिमोट पास इतना दूर का पूछोगे उसको याद ही नहीं होगा, वो सर हो जाएगा। बता दें फ्री फॉर्म कैलकुलेशंस, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो इट शुड बी फ्री फॉर्म कैलकुलेशन, उसमें तो कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन आती है तो इंसान को भी दिमाग हटता है, अरे मैं आपके लिए क्यों कैलकुलेशन करूं। आपको कोई भी आप बोलो भाई साहब या बहन आई है तो बहन जी को, मैम आपके घर का लाइट बिल, मोबाइल बिल, टेलीफोन बिल, न्यूज़पेपर का बिल, दूध वाले का बिल कितना होता है। वो तो मम्मी क्या कहेगी, मीरा मीरा आज आए हो, मीरा बेटा आए हो आप। यस सर। हाँ मीरा बेटा, अब ऐसा क्वेश्चन है तुझे पूछा चंद्रेश ने, तो मम्मा को क्या करना पड़ेगा, आपका कैलकुलेटर लेके सबका टोटल करने बैठना पड़ेगा। हाँ सर। मम्मी को फिर कंटाला आएगा, मम्मी तुझे ऑर्डर कर, मीरा जा तो बेटा अंदर से कैलकुलेटर ले आ, तो मीरा फिर गुस्से हो जाएगी, ये सब कहाँ से आ जाते हैं कैलकुलेटर, मम्मी फेंकती है वो, ये मुझे हमें टोटल करने का। तो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन मत पूछो, इंसान को हेडेक लगता है। दूसरा क्वेश्चन कैसे होना चाहिए, यस और नो। क्वेश्चन ऐसे पूछो कि इंसान को सिर्फ टिक लगाना है या फिर इंसान को सिर्फ यस और नो करना है। जैसे मैं आपको पूछूं कि भाई आर यू मैरिड और अनमैरिड। सर इसमें यस और नो Unmarried. Married, यस sir. और नो Married. आर यू मैरिड, आर यू मैरिड। नो नो हाँ No, no. नो नो No, no, no. तो बस ऐसे क्वेश्चन पूछो कि आपको यस और नो में ही आंसर देना है। आर यू मैरिड, सारे बच्चे आर यू मैरिड। No, no, no. नो Sir, no. सर। No, sir. गर्ल्स आर यू मैरिड, गर्ल्स। नो सर। नो सर। नो। मीरा, मित्तल। नो सर। हाँ तो देखो आंसर क्या मिल रहा है, नो, मतलब आंसर यस और नो में मिलना चाहिए, इससे क्वेश्चन पूछो। आप फिर ये नहीं पूछने का, मित्तल मीरा व्हाई आर यू नॉट मैरिंग, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की। तो ऐसे क्वेश्चन मत पूछो, पर्सनली हो गया। आंसर तो देगी, अभी हम छोटे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ऐसे क्वेश्चन ही मत पूछो, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो गया, उनकी मर्जी, शादी की नहीं की, कब करनी है कब करेंगे, वो नहीं पूछना है। तो ये क्या था, आइडल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वेश्चन कैसे, आइडल कैसे होगी, तो एक एप्रोप्रिएट टाइटल दो, नंबर ऑफ क्वेश्चन एज मिनिमम एज पॉसिबल रखो, क्वेश्चन शुड बी कंसिस्टेंट विद द पर्पस ऑफ द इंक्वायरी, सिंपल स्टार्ट एंड समझ में आए ऐसे क्वेश्चन रखो, लॉजिकली क्वेश्चंस को अरेंज करो, पर्सनल लाइफ से क्वेश्चन मत पूछो, रिमोट पास से रिलेटेड क्वेश्चन मत पूछो, फ्री फ्रॉम कैलकुलेशन हो और यस और नो होना चाहिए। तो ये मेथड ऑफ क्वेश्चन आर के कैरेक्टरिस्टिक्स। और मेथड ऑफ क्वेश्चन आर दो टाइप की होती है, एक क्वेश्चन आर बाय पोस्ट, क्वेश्चन आर बाय एन्यूमरेटर्स। क्वेश्चन आर बाय पोस्ट में क्या होता है ये मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूँ कि क्वेश्चन आर बाय पोस्ट में क्या होता है। हाँ क्वेश्चन आर बाय पोस्ट के अंदर बच्चों हाँ क्वेश्चन आर सेंट बाय पोस्ट जो रिस्पोंडेंट है, जो उत्तरदाता है, तो उसे बाय पोस्ट एक क्वेश्चन आर सेंड की जाती है। बाय पोस्ट यानी जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन आर ईमेल क्या बोलते हैं व्हाट्सएप के जरिए भेजी, वैसे जो पहले पुराने जमाने में तो व्हाट्सएप नहीं था, तो लोग क्वेश्चन आर बाय पोस्ट, पोस्टल डिपार्टमेंट है ना, पोस्टल डिपार्टमेंट सबने देखा होगा, तो उसकी मदद से वो क्वेश्चन आर भेजते थे। अब इसमें होता क्या था, किस तरह से होता था, तो देखो पहले तो लिस्ट ऑफ लॉजिकली अरेंज क्वेश्चन शुड बी मेड, क्वेश्चन का एक लिस्ट बनाना है, फिर उसका प्रिंट आउट लेना है,
फिर प्रिंट आउट लेने के बाद में करना क्या है बच्चों, जैसे कि मुझे आप सब लोगों के घर पे क्वेश्चन आर भेजनी है, तो मैं क्वेश्चन आर जो है जो मैंने प्रिंट आउट किया है उसको फोल्ड अप करके एक कवर के अंदर डाल दूंगा, कवर चिपका दूंगा और ऊपर आपका एड्रेस डाल दूंगा। अब ऐसा करने से क्या आप सबके घर पर क्वेश्चन आर पहुंच जाएगी, जिसे फिलअप करके आपको मुझे भेजना है। बट बच्चों मैं अगर सिर्फ इतना करूंगा ना तो आप मेरे घर पर क्वेश्चन आर फिलअप करके नहीं भेजोगे। आप क्यों नहीं भेजोगे आपको पता है, क्योंकि आप सारे बच्चे, आप क्या हो भाई गुजरात में और वो भी अहमदाबाद में रहते हो। अब जो अहमदाबादी जो होते हैं आप सब लोगों को पता है कि भी पैसे के थोड़े ये होते हैं, आप सबने भी आप भी अभी अहमदाबाद में ही रहते हो तो आप भी थोड़ा बहुत, तो अब मतलब कहने का मतलब क्या होता है, आपकी थिंकिंग, इंसान की थिंकिंग क्या होती है, यार सबने तो भेज दी क्वेश्चन आज, चलो हम फिलअप भी करेंगे, लेकिन इसको भेजने के लिए हमें बाजार जाना पड़ेगा, मार्केट में एक कवर लाना पड़ेगा, नेसेसरी पोस्टल स्टैंप लानी पड़ेगी, वो लगानी पड़ेगी, कौन ये सब करे यार, छोड़ न करेंगे चलो। तो इंसान ये सब सोच के इसको नहीं करता है। मतलब मैंने जो आप 15 बच्चे हो, 15 बच्चों के घर पर क्वेश्चन भेजी, उसमें से हार्डली 2-3 बच्चे होंगे कि जो उसको फिलअप करके बाजार जाके कवर ले आएंगे, पोस्टल स्टैंप लगाएंगे और मुझे फिलअप करके भेजेंगे। बाकी के 12-13-10-12 बच्चे फिलअप कर, अरे उसकी क्या बात करते हो, अभी ये अपने अपनी ही बात कर लो ना। ये मैंने व्हाट्सएप पे जो क्वेश्चन आर भेजी है, जिसके लिए आपको सिर्फ 1 मिनट का टाइम चाहिए, 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता है, जिसमें सिर्फ आपको आपका नाम, पापा का नाम, मम्मा का नाम, आपका मोबाइल, पापा का, मम्मा का मोबाइल एड्रेस, सिर्फ इतनी चीजें लिखनी है। तो भी आप में से काफी सारे बच्चों ने मुझे नहीं भेजा है क्वेश्चन आर। मैंने 2 से 3 बार तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में याद दिलाया कि ये बच्चों ने मुझे क्वेश्चन आर नहीं भेजी है, प्लीज फिलअप कीजिए और भेजिए। जहाँ 1 रुपए का भी खर्चा नहीं करना है, सिर्फ नेट चलाना है, नेट भी आपका कुछ ज्यादा कुछ नहीं जाएगा, हार्डली 1-2 MB से भी ज्यादा नेट नहीं जाएगा, 1-2 मिनट से ज्यादा मिनट नहीं जाएगी। तो भी आप लोग अगर भेज नहीं रहे हो तो ये तो क्वेश्चन आ रहे हैं, मार्केट में जाके 5 रुपए का कवर लगा लाना है, 5 रुपए की टिकट, कहाँ से आप खर्चा करोगे, इतना तो नहीं करोगे जब इतना फ्री का फॉर्म नहीं भर रहे तो ऐसा नहीं किया। तो मैं अब क्या करूँ कि आप मुझे क्वेश्चन भर के दो, बोलो सागर क्या करूं, आप ऐसा मैं क्या करूं कि आप लोग मुझे क्वेश्चन भर के दोगे। सर वैसे अभी कुछ आइडिया नहीं आ रहा है। कुछ सर मैं बोलूं मैंने आपको आपके घर पे पोस्ट में भेज दिया, लेकिन आप कोई जनरली मुझे आंसर नहीं दे रहा है। मुझे भिजवाने में क्या करूं तो आप लोग मुझे भिजवाओगे। तो दिमाग में आइडिया, एनी गर्ल्स, प्राची, मित्तल, मीरा, कुछ दिमाग में आइडिया आ रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं कि आप दौड़ते दौड़ते सीधा सर मैं राह बोलूं, देखो। हाँ बोल, खर्चा आप दोगे, क्या करूंगा। खर्चा आप दोगे उन सब का। ओके खर्चा मैं दूंगा, ओके और कोई दूसरा आइडिया, और कोई बच्चा। या उसके साथ आप स्टैंप भी भेज दो या उसका कवर भी भेज दो, दोनों साथ भेज दो। बिल्कुल सही बोला। मैं क्या करूंगा कि जो आपके घर पे क्वेश्चनर भेजी, जो कवर, उस कवर के अंदर एक दूसरा ब्लैंक एनवेलप डाल दूंगा। वो ब्लैंक एनवेलप पर मेरे घर का एड्रेस भी मैं लिख दूंगा, नेसेसरी अमाउंट का पोस्टल स्टैंप भी लगा दूंगा और फिर आपके घर पे भेजूंगा। तो आप जैसे ही वो कवर खोलोगे तो आपके हाथ में अंदर से एक क्वेश्चनर बाहर आएगी और एक ब्लैंक एनवेलप जिसमें मेरे घर का एड्रेस और पोस्टल स्टैंप लगा हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, क्वेश्चनर फिलअप करनी है, जो मैंने एनवेलप आपको भेजा है उसमें डालनी है, चिपकाना है, अब पोस्ट के डिब्बे में डाल देना है। ना ही आपको मार्केट जाके कवर खरीदने की जरूरत है, ना ही पोस्टल स्टैंप खरीदने की जरूरत। मैंने सब कुछ रेडी करके भेजा है, आपको मेरे घर का एड्रेस तक नहीं लिखना है, वो मैंने लिख के भेजा है। सर तो बहुत बढ़िया है, लेकिन चंद्रेश इतना करने के बावजूद भी सिर्फ 6-7 बच्चों ने ही टोटल मुझे फॉर्म भेजा, सारे 15 के 15 बच्चों ने मुझे फॉर्म नहीं भेजा। अब मैं क्या करूं बोल, तूने आइडिया दी ऐसा कुछ कर दे, ऐसा किया तो भी नहीं भेजा, अब मैं कौन सा आइडिया लगाऊं। नीचे लिख दो इट इज कंपलसरी। क्या बेटा, मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। नीचे लिख दो इट इज कंपलसरी टू फिल एंड पोस्ट।
अरे मैंने कंपलसरी कब का लिखा है गूगल फॉर्म पे कंपलसरी, तो भी बच्चे नहीं पढ़ते, क्या करूं? तो सारे बच्चे पढ़े। और कोई सर आइडिया? सोचने दो सोचने दो। यूक, सागर, मीरा। सर मैं गूगल फॉर्म का बोलूं? हाँ बोल। सर आप संजीव सर को फोन करके बोल दो। बस सर को पता ही है, सर हर रोज देखते हैं। सर अंदर ग्रुप में मेंबर है ही नहीं। देव क्या करेंगे बोल? हिमांशु? मैं तो आपके घर पे मैंने जो टपाल से भिजवा उसकी बात कर रहा हूँ। मोनिका, आयुष, कि मैंने आपके घर पे जो पोस्ट डाला तो आप तो भिजवा ही नहीं रहे हो। आपने मतलब हम पब्लिक की सब ऐसी होती है कि वो ऐसे आता है तो वो क्या सोचेंगे, चलो ठीक है कवर बर दे दिया तो कौन अपना टाइम बिगाड़े यार, फिजूल का टाइम बिगाड़ो, पोस्ट के डिब्बे में जाने के 5-10 मिनट बिगाड़ो, छोड़ना यार, नहीं बनना है। तो 15 बच्चे क्या, मैं 100 लोगों को भेजूंगा, 100 में से 10 लोग ही मुझे फिलअप करके भेजेंगे, लेकिन बाकी के 90 लोग मुझे मेरा क्वेश्चनर फिलअप करके नहीं भेजेंगे। तो अगर मुझे मेरा क्वेश्चनर फिलअप करके भेजे ऐसा चाहिए तो आपको कुछ समझाया था, कैरेट टेक्निक समझा दिया, याद है कैरेट वाली टेक्निक, कैरेट की स्टोरी? हाँ सर। हाँ सर। याद है मोनिका कैरेट की Yes, स्टोरी? sir. यस सर। सर। Yes, sir. कैरेट लटका क्या बोल पूछे? हाँ सर, वो घर के आगे वो गाजर रख के काम करवाएगा। वापस वापस गाजर लटका देता हूँ। देखो 100 की 100 जने, आप 15 के 15 जने सीधे क्वेश्चनर अब रात देखो भेजोगे, सर मेरे घर पर अभी क्वेश्चनर नहीं आई, कब आएगी? मेरे घर पर क्वेश्चनर कब आएगी? रात देखो मम्मी, सर ने क्वेश्चनर भेजी, एक एनवेलप आने वाला, वो पोस्टमैन आ गया, पोस्ट लाया, पोस्टमैन आ गया, राह देखोगे क्यों? सर ने कहा है, सर ने उसके अंदर एक लकी ड्रॉ कूपन डाला है, जो बच्चे वो क्वेश्चनर बेच के लकी ड्रॉ कूपन साथ में भेज देगा तो सर वो सारे लकी ड्रॉ कूपन के नंबर देख के उसमें से 3 लकी विनर बनाने वाले हैं। पहले वाले को आईफोन देने वाले हैं, दूसरे वाले को टाइटन की रिस्ट वॉच देने वाले हैं और तीसरे वाले को 1000 रुपीज कैश देने वाले हैं। मम्मी क्वेश्चनर आई कि नहीं? बोल करोगे कि नहीं? अब तो करेंगे सर। करेंगे सर। करेंगे सर। Yes, sir. और लकी ड्रॉ निकालने करेंगे वाले सर। हैं। पहले नंबर वाले को, जिसका लकी ड्रॉ में 3 लकी ड्रॉ नंबर में निकालूंगा, जो कूपन आपने मुझे भेजी उसमें नंबर लिखा है वो, अब फिर आप सब लोगों के सामने जब सब कुछ हो जाएगा तो एक वीडियो में ऐसे दिखा के, देखो मैं बच्चों ये कूपन से आपने भेजी, चलो 3 पहली कूपन निकाल रहा हूँ, ये जो मिलेगा इसको आईफोन दूंगा 50,000 वाला, एलआर नंबर बताओ इसमें, जिसने कॉपी का एक आपको कॉपी करके घर पे रखना है तो सर बताओगे, सर देखो ये कॉपी मेरे पास ये नंबर है, चलो ये ले तुझे आईफोन। तो ऐसा एक कैरेट लटका दो तो सारे जितने भी घर में वो क्वेश्चन हट जाएगा, सबके सब आईफोन की लालच में, टाइटन की रिस्ट वॉच की लालच में, 1000 रुपया कैश वाउचर की लालच में क्वेश्चनर फिलअप करके मुझे भेज देंगे। तो क्वेश्चनर बाय पोस्ट था ये। अब हर एक चीज के प्रोन क्रॉन्स होते हैं, इसके भी प्रोन क्रॉन्स है। चलो तो मैं लिख रहा हूँ प्रोन क्रॉन्स क्या है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो एडवांटेजेस जो है वो है फील्ड बहुत, चाहे कितना भी वास्ट हो, कितना भी बड़ा फील्ड हो, क्योंकि पोस्ट तो पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी भेज सकते हो, कितना भी बड़ा फील्ड हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेस एक्सपेंस है, विथ लेस एक्सपेंस, क्योंकि पोस्टल डिपार्टमेंट कुछ इसका ज्यादा कॉस्ट नहीं लेता है, 5 रुपए की इतनी ही कॉस्ट होती, ज्यादा नहीं होती है। डिफिकल्ट एरिया में से भी आप, जो एरिया बहुत डिफिकल्ट होता है जैसे कि लेह लद्दाख अमरनाथ, इससे डिफिकल्ट एरिया के जहां पर आपका पहुंचना मुश्किल है, तो वहां पर पोस्ट तो पहुंच जाती है, मे बी बाय हेलीकॉप्टर बाय पोस्ट जिससे भी जाता है, बट आपका पहुंचना मुश्किल होता है, वहां पर भी बाय पोस्ट आप सेंड कर सकते हो। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? अब इलिटरेट पर्सन के घर पे अगर क्वेश्चन जाएगी तो वो क्या करेगा बोलो? जो अनपढ़ इंसान है
वो तो बोलेगा सर ये तो काले अक्षर बेस बराबर, मुझे तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं है, मैं क्या फिलअप करूंगा। तो क्वेश्चनर बाय पोस्ट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, वो यही ड्रॉबैक है। इलिटरेट पर्सन के घर पर अगर आपने भेजा क्वेश्चनर तो वो फिलअप करके भेजेगा नहीं, उसके लिए तो काले अक्षर बेस बराबर है, तो वो इसको नहीं भेज पाएगा। दूसरा ड्रॉबैक है इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। शायद वो इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन भेजा, ऐसा भी हो सके। क्यों इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन पता है? जैसे कि मैंने आप सब लोगों के घर पर क्वेश्चनर भेजी है, अब आपके सबके घर पे क्वेश्चनर भेजी, अब आप लोगों की मर्जी। जैसे कि मैंने अंदर लिखा और स्टैंडर्ड 10 के परसेंटेज, सागर बोले अब 81 लिखोगे 91 लिखो, सबको कहाँ पता चलने वाला है? सर थोड़ी मेरे घर पे देखने आने वाले हैं। सर ने तो सिर्फ क्वेश्चनर में इतना पूछा है, स्टैंडर्ड 10 के परसेंटेज लिखो, 91 लिख दे, अपना क्या जाता है। इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, कभी कभी क्वेश्चन पूरे फिलअप भी किए हुए नहीं होते। पूरे फिलअप यानी कि जैसे कि मैंने क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन पूछे, ये जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ पर देखो 12 क्वेश्चन है, बट बच्चे क्या करते हैं 6 क्वेश्चन का आंसर देते हैं, बीच के एक दो आंसर का क्वेश्चन का आंसर नहीं देते, तो इनकम्प्लीट क्वेश्चन मेरे हिसाब से। सर 1 मिनट ही बाकी है। सर 1 मिनट ही बाकी। ये रुको तो जल्दी ज्वाइन करो, मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ। सागर लीव था। मतलब इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन भेजे दरमियान इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन भेजे से इसका भी ठीक हो सकता है। फिर अब आगे उनके तो हेलो सर। हाँ सर आपका वो लैपटॉप का माइक बंद कर दो ना। कर दिया लैपटॉप का माइक बंद कर दिया। फिर आगे कि भाई इसके जो डिसएडवांटेजेस है, लॉस ऑफ क्वेश्चनर और डिले, लॉस और डिले, क्वेश्चनर डिले हो जाए, लॉस हो जाए, कहीं पोस्टल डिपार्टमेंट में खो गया, या फिर आपकी आलस की वजह से आपने बहुत डिले कर दिया भेजने के अंदर। और नेक्स्ट है लैक ऑफ असिस्टेंट। लैक ऑफ असिस्टेंट का मतलब है कि अगर जो रिस्पोंडेंट है जिसको आंसर देने, अगर उसको किसी क्वेश्चन में समझ में नहीं आया तो उसको समझाएगा कौन? तो ये था क्वेश्चनर बाय पोस्ट। अब इसकी जो ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेजेस है, उसको रिमूव करने के लिए आया क्वेश्चनर बाय एन्यूमरेटर्स। नेक्स्ट में अब मैं जो बात करने जा रहा हूं वो है क्वेश्चनर बाय एन्यूमरेटर्स। क्वेश्चनर बाय एन्यूमरेटर्स। ओके, अब क्वेश्चनर बाय एन्यूमरेटर्स में क्या होता है कि एन्यूमरेटर्स जो होता है, एन्यूमरेटर्स यानी एम्प्लॉय जिसे मैं अपॉइंट करता हूं। अब इसमें क्या होता है, enumerators meet the personally क्वेश्चन। जो एन्यूमरेटर्स होता है वो, ध्यान से सुनो बच्चों, एन्यूमरेटर्स कौन होता है? एन्यूमरेटर्स एक एम्प्लॉय होता है। जैसे कि मुझे कोई इंक्वायरी कंडक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, इसमें आप सारे 15 बच्चे, आपको मैंने एज ए एन्यूमरेटर्स अपॉइंट किया, सारे बच्चे, गर्ल्स भी आ गई, मीरा को, प्राची को, मित्तल को, यू को, चंद्रेश को, सागर को, हिमांशु को, जितने भी बच्चे, सब बच्चों को मैंने एन्यूमरेटर्स अपॉइंट किया।
अब सबको मैंने क्वेश्चन आर प्रिंट आउट करके सबके हाथ में थमा दी और बोला आप जाके इंक्वायरी करना है। तो ये क्या हो गया, क्वेश्चनर बाय एन्यूमरेटर्स। एन्यूमरेटर्स यानी कि मैंने अपने जो एम्प्लॉय अपॉइंट किए वो इसको एन्यूमरेटर्स बोलते हैं। अब एन्यूमरेटर्स अपने साथ में क्वेश्चन आर लेके जाते हैं और पर्सनली मिलते हैं। जैसे कि मैं चंद्रेश ने कहा वो हरगोन पार्क उसकी बाजू की सोसाइटी हर एक मेंबर्स को जाके पर्सनली मिलता है और क्वेश्चन आर खुद अपने हाथों से फिलअप करता है। वो सिर्फ सामने वाले को क्वेश्चन होता है, अपने हाथों से उसको फिलअप करता है। तो ये हो जाता है क्वेश्चन आर बाय एन्यूमरेटर्स, यानी कि एन्यूमरेटर्स खुद जाके जिसको इंक्वायरी कंडक्ट करना है खुद जाके क्वेश्चन आर फिलअप करता है। अब इसमें क्या होता है, इसकी जितनी भी ड्रॉबैक्स होती है वो सारी रिमूव हो जाती है। मतलब जैसे कि चंद्रेश हरगोन पार्क में खुद जाता है, अब वहां पर कोई अंगूठा छाप इंसान है तो चंद्रेश को पूछने क्या, कोई बड़े दादा थे, उन्होंने पूछा भाई चंद्रेश क्या काम है, चंद्रेश बोले दादा दादा ये क्वेश्चन आर फिलअप करना है। तो दादा ने बोला बेटा मैं तो अनपढ़ गवार हूँ, मैं कैसे क्वेश्चन आर फिलअप कर सकता हूँ। दादा चंद्रेश ने कहा दादा आप अनपढ़ गवार हो इसलिए तो मैं आया हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखो बोलना आता है, भगवान ने आपको जबान दी आप बोल सकते हो, भगवान ने दो कान दिए आप सुन भी सकते हो, आपको कानों से सुनना है मुंह से बोलना है, जो जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसके आंसर देने हैं। तो जो इलिटरेट पर्सन है जो खुद फिलअप नहीं कर सकता है, लेकिन जब क्वेश्चनर बाय एन्यूमरेटर्स होता है, एन्यूमरेटर्स चंद्रेश खुद गया क्वेश्चनर लेके तो बोल के वो तो फिलअप कर सकता है ना। तो सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक थी वो यहाँ पर रिमूव हो जाती है। फिर इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है, इनकम्प्लीट क्वेश्चनर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। भाई चंद्रेश गया तो चंद्रेश क्या तू आधी अधूरी क्वेश्चनर फिलअप करके लेके आएगा, पूरी करके लेके आएगा? पूरी मार के भगा ना दे तो। और इंफॉर्मेशन चेक भी करेगा। जैसे कि सागर पे घर पे गया, अंदर लिखा था स्टैंडर्ड 10 के परसेंटेज। अब सागर बोले कि मेरे तो 91 परसेंटेज आए हैं चंद्रेश। चंद्रेश बोले तो झूठ बोलने लगता है। ये सागर एक काम कर दो तेरी मार्कशीट दिखा दो, मैं देखूंगा तेरे 91 परसेंटेज थे। झूठ बोलता है मुझे याद है तेरे 91 नहीं थे। तो मतलब इंफॉर्मेशन जो है करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी, कंप्लीट मिलेगी, इनकरेक्ट नहीं होगी। लॉस है डिले होने का तो चांस ही नहीं है। कहीं खो गया, चंद्रेश बोले सर मैं खुद अपनी बैग में डाल के क्वेश्चन लेके जा रहा हूँ, कहाँ खो जाएगा, डिले कैसे डिले होगा, मैं खुद तो भरने जा रहा हूँ। असिस्टेंट जो यहाँ ब्लैक ऑफ असिस्टेंट क्वेश्चन हमारे पोस्ट में क्या था, कोई हेल्प ही नहीं करने वाला था। या तो चंद्रेश बोले सर मैं खुद हूँ हेल्प करने वाला, किसी को भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो मुझे पूछ सकता है। तो ये सारी जो ड्रॉबैक थी वो क्वेश्चनर बाय एन्यूमरेटर्स में रिमूव हो जाती है। अब तो इसके भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो है वो मैं अभी आपको लिख रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ओके, उसकी जितनी भी ड्रॉबैक्स थी वो सारी इसके एडवांटेजेस है। कंप्लीट करेक्ट इंफॉर्मेशन, and relevant information is available। फिर है illiterate person होता है, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ये, मोर रिलायबल है। लॉस ऑफ क्वेश्चन आर पॉसिबल ही नहीं है, क्वेश्चन आर लॉस हो जाए। अब इसके भी डिसएडवांटेजेस सारे के प्रो एंड कॉन्स होते हैं। डिफिकल्टी टू गेट एक्सपर्ट, एक्सपर्ट को पाना एक डिफिकल्टी है। रेम्यूनरेशन, जो एक्सपर्ट का रेम्यूनरेशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ट्रेन करना वो बहुत मुश्किल बात है। फिर वाइड एरिया, मतलब पूरे गुजरात का या फिर पूरे इंडिया का करना है, एरिया बहुत बड़ा है तो मेथड सुटेबल नहीं है। एडजस्ट कन्वीनियंट टाइम, हाँ
तो चलो क्वेश्चनर का एनिमेटर्स के पहले तो एडवांटेजेस मैंने आपको समझा दिए, इसके जो डिसएडवांटेजेस है वही इसके एडवांटेजेस है। कंप्लीट करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है, अनपढ़ गवार इंसान होता है तो वो भाई उसको पढ़ना लिखना नहीं आता लेकिन बोलना और सुनना आता है, आंसर दे सकता है। सबसे ज्यादा रिलायबल मेथड है क्योंकि आप खुद पर्सनली मिलके कर रहे हो, और लॉस ऑफ क्वेश्चनर कहीं खो गई, डिले हो गई, मिसप्लेस हो गई, चांस ही पैदा नहीं होता है। अभी चंद्रेश हमारा पक्का इंसान है ऐसे तो इसके जो डिसएडवांटेजेस है वो सारे इसके एडवांटेजेस। अब क्वेश्चनर का एनिमेटर्स के डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले तो एनिमेटर्स कैसा होना चाहिए? तो एनिमेटर्स हार्ड वर्किंग होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, अपनी भाषा में बोल तो बहुत अच्छा होना चाहिए, विनयी, विवेकी, विनम्र होना चाहिए, बहुत हार्ड वर्क करने होना चाहिए, किसी के साथ में डिस्प्यूट में नहीं उतरे ऐसा होना चाहिए। सर वेरी डिफिकल्ट टू गेट ऐसे एक्सपर्ट ये तो एक्सपर्ट इंसान होते हैं, तो इसे एक्सपर्ट को तो मतलब एक आध मिल सकता है, सारे सबके सब एक्सपर्ट मिलना बहुत डिफिकल्ट है सर, क्योंकि किसी के साथ डिस्प्यूट में नहीं उतरे। जैसे कि भाई मैंने अपने चंद्रेश को भेजा था इंक्वायरी के लिए, अर्गोन पार्क में गया पहले मकान में, वो बहन जी के साथ भी अगर वो डिस्प्यूट में उतर जाए, उसने बोला आपकी कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। आपकी शादी हो गई है? अब डेफिनेटली वो लेडीज जो है चंद्रेश से झगड़ा करेगी और चंद्रेश भी उससे लड़ जाए, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? सर को जाके पूछो, सर ने क्वेश्चन बनाए, सर ने जो क्वेश्चन लिखे मैंने तो वही आपको पूछे, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मेरे को अगर उससे साथ लड़ने बैठा तो लड़ने मत बैठो। उससे मतलब जो एनिमेटर्स होता है वो एक्सपर्ट होना चाहिए, एक्सपर्ट यानी हर एक सिचुएशन को टैकल कर पाए, चाहे कोई भी सामने वाला कैसा भी रिस्पॉन्स दे उसको टैकल करने पाए, ऐसा एक्सपर्ट होना चाहिए। लेकिन सर ऐसे एक्सपर्ट को पाना, वो भी एक आध हो तो ठीक है, बहुत सारे एक्सपर्ट, वो इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। अब इन सबको रेम्यूनरेशन देना होगा। चलो चंद्रेश सर आप सब तो मेरे बच्चे हो तो चलो आप रेम्यूनरेशन नहीं मांगोगे, फिर चंद्रेश बोलेगा सर पूरे दिन घूमते हैं फिरते हैं तो थक जाते हैं, सर कुछ नाश्ता वास्ता तो कराओ, सर ऐसा एक काम करे पैदल जाते तो थक जाते, अपनी एक्टिवा लेके जाए, सर थोड़ा दूर है ओला कैब में जाए ताकि क्या धूप नहीं लगे और एसी कार में जाए। तो रेम्यूनरेशन आपको सबको एक खर्चा लगता है। दूसरी बात आपको ट्रेनिंग देना होगा, मुझे क्या आप लोगों सारे बच्चों को ट्रेन करना होगा कि देखो आप इस तरह से इंक्वायरी कीजिए ताकि किसी से अननेसेसरी डिस्प्यूट में नहीं चले जाए, किस तरह से क्वेश्चन पूछना है, सामने वाला किस तरह से आंसर देगा, अगर वो ऐसा आंसर देता है तो आपको क्या पूरा ट्रेनिंग देना होता है। अब सबको ट्रेनिंग देना वेरी डिफिकल्ट टास्क, सर सबको आपको ट्रेनिंग दोगे, लेकिन जैसे कि अभी मैं आप सबको समझा रहा हूँ, अब यहाँ इतने बैठे हुए कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे होंगे और कितने बच्चे ध्यान से नहीं भी सुन रहे होंगे, क्योंकि एक गुजराती मैडम की एक लड़की ने उसने खुद ही बोल दिया था कि सर स्कूल के उनके क्या स्कूल में भी ऑनलाइन ऐसे लेक्चर्स होते हैं जूम पर, उसमें बोले सर स्कूल के तो मेरे लेक्चर्स होते हैं ना, तो मैं तो क्या करती हूँ तब यार लेक्चर चालू करके फिर अंदर रूम में लेक्चर चालू करके रूम बंद करके फिर मैं तो सो जाती हूँ, मैं तो कई बार चाय नाश्ता करने बैठ जाती हूँ, कभी लेट उठती हूँ तो सुनती जाती हूँ, चाय नाश्ता करती हूँ। तो मतलब कहने का क्या हुआ कि सबको ट्रेन, आप सब लोग पढ़ रहे हो, अभी मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ आपको पे जो हमारा चैप्टर नंबर 1 कलेक्शन ऑफ डेटा मैं समझा रहा हूँ, बट सारे सबके सब लोग अच्छी ट्रेनिंग ले रहे होंगे, उसका क्या मतलब किसको पता है? तो जिसे आपको इसकी ट्रेनिंग सबके सब अच्छे ले रहेंगे, गॉड नोस के लेंगे नहीं, बहुत वाइड एरिया तो क्या करने का, चलो सिर्फ इतने चांदखेड़ा मोटेरा में इंक्वायरी करना है तो चलो आप 15 बच्चों को भेजा ओके, लेकिन पूरे इंडिया का मुझे इंक्वायरी करना है और आप 15 बच्चों को बोलो जाओ पूरे इंडिया का इंक्वायरी करते आओ, तो कितने साल बाद वापस आओगे? यू प्राची मीरा पूरे इंडिया का 15 बच्चों को पूरे इंडिया की इंक्वायरी करने भेज रहा क्वेश्चन लेके, कितने साल बाद वापस आओगे? सर 50 तो कम से कम हो सर जाएंगे। बूढ़े तो हो ही जाएंगे। बुढ़े हो जाओगे? हाँ क्योंकि पूरे इंडिया का मतलब समझ में आ रहा है ना, हर एक घर में जाना है क्वेश्चन लेके, हर एक घर में घूमना है, हर एक को फिलअप करना है, पूरे इंडिया का 135 करोड़ जनता है, सबके घर पे जाना है, तो सर बुढ़े हो जाएंगे। और उससे बड़े हम तो बुढ़े होते होंगे लेकिन आपके सर के सारे बाल चले जाएंगे, इतना पैसा कहाँ से लाओगे? क्योंकि आप लोग पूरे इंडिया में घूमोगे तो आपके रहने का, खाने का, पीने का, आने जाने का खर्चा तो मुझे देना होगा, इतना खर्चा कहाँ से लाऊंगा? तो जो वाइड एरिया, बहुत बड़ा एरिया होता है, तो क्वेश्चनर बाय एनिमेटर
मतलब वो किसी भी एंगल से आपको पोसा ऐसा नहीं है, ना ही एक्सपर्ट मिलते हैं, ना ही उनको ट्रेनर होते हैं, ना ही ट्रेनिंग दे पा सकते हो, ना उसका कॉस्ट पैसे भी नहीं है। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका क्या है? एडजस्ट कन्वीनियंट टाइम। जो क्वेश्चनर बाय एनिमेटर है उसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज बच्चों को ना, तो एडजस्ट कन्वीनियंट टाइम। सर एडजस्ट कन्वीनियंट टाइम क्या है? जैसे कि मैंने चंद्रेश को बोला, चंद्रेश एक काम कर तू, जो अर्गोन पार्क में जितने भी है सबका तुझे क्या बोलते हैं, सबका इंक्वायरी करना है। अब चंद्रेश सबके घर पे गया, अब चंद्रेश गया सुबह 10 बजे, तो सबकी घर पे लेडीज ने दरवाजा खोला, सब बोले एक काम करो यार, तुम शाम को 8 बजे आओ, एक बोले शाम को सुबह 7 बजे आओ, एक बोले रात को 12 बजे आओ, हर एक ने अलग अलग टाइम दिया। तो चंद्रेश तुझे अपनी क्वेश्चन फिलअप करने के लिए हर एक के साथ कन्वीनियंट टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा। जो बच्चा मतलब जिस मकान में से जो टाइम तुझे मिलता है उसी टाइम में जाना होगा। सर भरगोन पार्क में टोटल 20 मकान है, 20 मकान वालों ने अलग अलग टाइम दिया है। किसी ने सुबह 8 बजे, किसी ने सुबह 9 बजे, किसी ने दोपहर को 12 बजे। तो क्या मैं 20 बार सोसाइटी में जाऊंगा? है चंद्रेश 20 बार जाएगा? सारे 20 लोगों को अलग टाइम दिया है, जाऊंगा ही नहीं, जाना पड़ेगा। एडजस्ट कन्वीनियंट टाइम सबसे बड़ा ड्रॉबैक। सर हर एक के साथ अलग अलग टाइम बोलता है, कभी कभी कोई तो 2 बार बुलाता है, 12 बजे जाता हूँ तो अरे यार वो तो अभी ऐसा है ना ऐसा ना, अभी आए नहीं, एक काम करो तुम 2 बजे आओ। चंद्रेश बोले यार तो पहले बोलना था ना। अरे पर 12 बजे का बोला था, 12 बजे अब नहीं है तो क्या करें, वापस 2 बजे जाएगा। तो हर एक के घर पे कोई बोलेगा मंडे आओ, कोई बोले ट्यूसडे आओ, कोई बोले थर्सडे आओ, कोई बोले हमारी छुट्टी संडे को होती है, कोई बोले ट्यूसडे को होती है। तो सबके साथ टाइम एडजस्ट करना बेटा बहुत डिले हो जाता है। इससे तो इंक्वायरी इतनी डिले हो जाती है ना, जो क्वेश्चनर बाय पोस्ट में जितना डिले नहीं होता उससे ज्यादा डिले कभी कभी इसमें हो जाता है। तो ये था क्वेश्चनर बाय एन्यूमरेटर्स। तो आप क्या अभी पढ़ रहे हो? मेथड ऑफ क्वेश्चनर, जिसमें आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, क्वेश्चनर बाय पोस्ट पढ़े, क्वेश्चनर बाय एन्यूमरेटर्स पढ़े। अब आता है सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा आप लाओगे कहां से? सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंड डेटा तो क्या आपको पता है ना? सेकेंडरी डेटा मैंने एग्जांपल देके आपको समझाया था, कुछ याद हो तो। सेकेंडरी डेटा जैसे कि एग्जाम में 10th में आपने फर्स्ट टाइम पेपर लिखा प्राइमरी डेटा, लेकिन इधर से उधर से आगे पीछे सेकेंडरी डेटा। अब वो सेकेंड डेटा का सोर्स कहां से लाओगे बच्चों? सोर्स कहां से लाओगे स्टूडेंट? सेकेंडरी डेटा का सोर्स अरे आंसर तो ना, आप आंसर नहीं देते तो मजा नहीं आती। खुद का आंसर तो कहां से सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करोगे, आपको पता है? कुछ बोलते ही नहीं लोग, क्या करने का। एक गवर्नमेंट पब्लिकेशंस में से ओके, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस क्या होता है? तो एनएसएसओ कुछ याद है? किसको याद है एनएसएसओ का फुल फॉर्म? एनएसएसओ, एनएसएसओ का फुल फॉर्म मैंने समझाया था ना, किसको याद है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू, वेरी गुड। एनएसओ में से सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन में से तो ये जो भी पब्लिकेशंस होती है इसमें से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। सेकेंडरी डेटा सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस होते हैं। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो एलआईसी, जीवी, गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, गुजरात स्टेट बोर्ड, तो इन सब के जो पब्लिकेशंस होते हैं उसमें से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। इंटरनेशनल पब्लिकेशन, अब इंटरनेशनल पब्लिकेशन में क्या आता है? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये जितने भी जो होते हैं ना इंटरनेशनल पब्लिकेशंस के, इसके अंदर से भी आप डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। सेकेंड सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा हो जाते हैं। नाउ रिसर्च रिपोर्ट्स ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन,
reports of research organization। जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो रिपोर्ट है तो उसके अंदर से डेटा कलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि अटीरा, अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन, पीआरएल फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी गुजरात। ये तो अहमदाबाद अटीरा सबने देखा है, अहमदाबाद में आया है, पांजरापुर जो है वहां पर अटीरा आया हुआ है, अंबावाड़ी पांजरापुर, वहां पर अटीरा अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन। पीआरएल हमारे गुजरात का है, भावनगर में पीआरएल फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी आई है। तो ये जो रिसर्च एसोसिएशन है, रिसर्चर है, इनकी जो इंफॉर्मेशन है वहां से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। नंबर 5, लोकल बॉडीज और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो ऑटोनोमस बॉडीज होता है, लोकल बॉडीज, लोकल बॉडीज यानी जो एएमसी, जैसे कि अभी एएमसी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डेली डेटा पब्लिश करती है ना, किसका पता है, कोरोना का, कि आज के दिन में कोरोना का कितने केसेस आए। जैसे कल सुबह 10 बजे आप देखोगे तो फिर कल सुबह 10 बजे आज के जो डेटा है कि आज पूरे दिन में कोरोना के कितने केसेस आए, कितने रिकवर हुए, कितनी डेथ हुई, तो जो पूरा डेटा जो एएमसी लोकल बॉडी जो होता है वो जो पब्लिश करता है, तो उसके ऊपर से आप उसको आप हम सब लोग क्या करते हैं, उसी में से कॉपी मार के टीवी में से कई बार फोटो खींच के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देते हैं, देखो टीवी में न्यूज आई। तो सेकेंडरी सोर्स है, सेकेंडरी डेटा है, लोकल जो बॉडीज है, जो उसमें जिला पंचायत, ग्राम पंचायत की डेटा में से आप। नाउ पब्लिकेशंस ऑफ बिजनेस और कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन। गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडियन इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आईसीआई जिसको बोलते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है, तो ये जितने भी बिजनेस और बॉडीज है, बिजनेस और कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज, वो जो डेटा पब्लिश करती है उसमें से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। और सबसे लास्ट में न्यूज़पेपर में से, न्यूज़पेपर तो सबको पता है ना, गुजरात संदेश, दिव्य भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, इकोनॉमिक्स टाइम्स, ये जितने भी न्यूज़पेपर है उसके अंदर से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। तो ये थे सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा। नाउ व्हिच प्रिकॉशंस शुड बी टेकन बिफोर यूजिंग सेकेंडरी डेटा? क्या सेकेंडरी डेटा यूज करने से पहले आप कौन सा प्रिकॉशन लोगे? तो सेकेंडरी डेटा, जैसे कि आपकी बात करें, आपने स्टैंडर्ड 10 का एग्जाम दिया, अगर आपने सेकेंडरी डेटा यूज किया है, इधर उधर आगे पीछे, बोले कौन से प्रिकॉशन लोगे वो ये करने से पहले? सागर कौन से प्रिकॉशन लेगा स्टैंडर्ड 10 के एग्जाम में सेकेंडरी डेटा यूज करने से पहले? इधर उधर करने से पहले कौन से प्रिकॉशन तो कुछ लेने पड़ेंगे ना? यस सर। क्या प्रिकॉशन रखेगा उसमें? सर पहले देखूंगा कि कोई टीचर देख तो नहीं रहा है। और दूसरा सीसीटीवी में नहीं दिख रहा है। फिर दूसरा, जब टीचर का ध्यान नहीं होगा तब लिख डालूंगा। ओके, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मीरा, प्राची, मित्तल, विशाखा, मैं बोलूं सर? सेकंड डेट, हाँ बोलो बेटा, चल बोल। बाजू वाला राइट लिख रहा है कि रॉन्ग लिख रहा है, वो तो देखना पड़ेगा पहले, तो थोड़ा अरे वो तो देखना पड़ेगा ना, पहले से वो तो जांच के रखना पड़ेगा कि साला अपने से इंटेलिजेंट है कि नहीं, वरना ऐसा नहीं हो कोई डब्बू हो और डब्बे में से तुम पूरी कॉपी मार के आओ और फिर लास्ट में देखो तो उसके नंबर देख के अल्लाह मम्मा इससे तो ज्यादा मुझे आता था, साला पूरा गलत लिख के आ गया है, इसको तो कुछ आता ही नहीं, मुझे लगा कि इंटेलिजेंट होगा। कई बार आपकी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस सब बच्चों को होते हैं, बच्चा समझता है बाजू वाला के बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, इतना सा लिखता था, मुझे लगा इतना इंटेलिजेंट है, घर पे आके देखा साले गधे ने एक आंसर सही नहीं लिखा था, इससे तो 10 आंसर तो मुझे सही आते थे, तो मैं उसकी वजह से गलत लिख के आया। तो वही तो है कि कौन सा प्रिकॉशन रखोगे सेकेंडरी डेटा यूज करने से पहले,
कौन सा प्रिकॉशन रखोगे, तो डेटा किसने कलेक्ट किया है, कब कलेक्ट किया है, कौन सी मेथड यूज की है, डायरेक्ट इंक्वायरी, इनडायरेक्ट इंक्वायरी, मेथड ऑफ क्वेश्चनर, मेथड ऑफ क्वेश्चनर बाय पोस्ट, मेथड ऑफ क्वेश्चनर बाय एन्यूमरेटर्स। तो सारी चीजें ध्यान में रखो। जो उसका डेटा कलेक्ट करने का जो पर्पस था और आपका डेटा कलेक्ट करने का जो पर्पस है वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिमोट पास बहुत दूर के भूतकाल में तो डेटा कलेक्ट नहीं हुआ है, नजदीक के अंदर ही। तो ये सारे प्रिकॉशन आपको ध्यान में रखने हैं सेकंड डेटा यूज करने से पहले। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा जो लेसन 1 है कलेक्शन ऑफ डेटा स्टेट में ओवर होता है। इसके बाद का थर्ड जो लेसन है मेन मीडियन मोड वाला जो सम आते हैं वो आपको मैं करवाऊंगा। और यहाँ पर ये जो लेसन खत्म हो रहा है कल नहीं परसों, हम इसका एक टेस्ट रखेंगे जैसे पहले रखा था उस तरह से आपको रिटर्न में, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में आप पढ़े क्या पता है, ओरिजिन ऑफ स्टैटिस्टिक, कहाँ से ओरिजिन हुआ, न्यूमेरिकल डेटा, नॉन न्यूमेरिकल डेटा, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, difference between primary and secondary data, methods of collecting primary data जिसकी 3 मेथड है, डायरेक्ट इंक्वायरी, इनडायरेक्ट इंक्वायरी एंड मेथड ऑफ क्वेश्चनर। मेथड ऑफ क्वेश्चनर के अंदर भी आप आइडियल कैरेक्टरिस्टिक पे क्वेश्चनर पढ़े, क्वेश्चनर बाय पोस्ट पढ़े, क्वेश्चनर बाय एन्यूमरेटर्स पढ़े, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा पढ़े एंड प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग सेकेंडरी डेटा क्या लेना है। ये आपका पूरा लेसन हो गया चैप्टर नंबर 1 कलेक्शन ऑफ डेटा, जो मैंने आपको ब्रीफ में आपको यहाँ अभी समझा दिया। अब आपको बच्चों क्या करना है, लेसन पूरा प्रिपेयर करना है। इससे रिलेटेड कल नहीं और परसों 2 दिन का आपको टाइम देता हूँ, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। एक टेस्ट लेंगे, देखते हैं टेस्ट में आपको कितना आता है कि नहीं। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कल आपको अकाउंट में पढ़ाएंगे। ये स्टेट यहाँ पर एक पहला लेसन खत्म होता है और अकाउंट में जो पहला लेसन चल रहा है उसको कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। ओके बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, बाय सर। बाय सर। बाय सर। सर ओके बाय बाय। बाय सर। तो લેફ્ટ ના થતા કોઈ ઉભા રહો જો, શું સર કામ હા કરતા રહે? લેફ્ટ ના થતા ઉભા રહો જો, रिकॉर्डिंग चालू है क्या बात माँ जी।